हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्विड गेम सीजन 1 के 7वें एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले एपिसोड को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम 7वें एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चौथे गेम में सभी प्लेयर के पार्टनर को गोली मारकर एलिमिनेट किया जाता है और अब सिर्फ 17 प्लेयर ही बच चुके थे। सभी प्लेयर उनके रूम में चले जाते हैं। तब डॉक्सू देखता है कि 212 नंबर की प्लेयर जिसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला था, लेकिन उन सोल्जर ने उसे अभी भी नहीं मारा होता है। तब वो उसे कहती है कि उन सोल्जर को लगा मुझे किसी ने पार्टनर नहीं बनाया, इसलिए मैं कमजोर लड़की हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वही फ्रंटमैन को वीआईपी लोगों का फोन आता है। तभी फ्रंटमैन देखता है कि उस फोन को उल्टा रखा हुआ है, जिससे उसे शक होने लगता है कि उसके कमरे में कोई तो घुस चुका है और वो उसे ढूंढने लगता है। और उसे ये भी पता होता है कि जिस सोल्जर को बुलेट से मारा था वो बुलेट कोरियन पुलिस के पास होती है, यानी कि यहाँ पर जो आदमी घुसा है वो पुलिस वाला है। वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में चला जाता है। तभी उसे उसके सोल्जर का कॉल आता है। वो फ्रंटमैन को बताता है कि आइलैंड के उत्तरी किनारे पर एक लाश मिली है। फ्रंटमैन उस लाश को देखने के लिए चला जाता है। वही प्लेयर नंबर 69 की वाइफ मर चुकी थी, इसलिए वो भी सुसाइड कर लेता है और सोल्जर उसे एलिमिनेट कर देते हैं। उसकी जान की रकम पिगी बैंक में जमा होती है। अब वहाँ पर केवल 16 प्लेयर ही बचे हुए थे। वही फ्रंटमैन जब उस लाश को देखता है तब उसे पता चल जाता है कि जो घुसपैठिया इस जगह पर आया है उसने इस सोल्जर को मार दिया था और उसे उसकी जेब में जुनून का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को फोन आता है। सोल्जर उन्हें बताते हैं कि हमारे सारे वीआईपी लोग आ चुके हैं। फ्रंटमैन अपने सोल्जर को उस लाश को जलाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर 6 वीआईपी आते हैं जो काफी अमीर होते हैं। सारे सोल्जर उनका वेलकम करते हैं। वही फ्रंटमैन एक आदमी के पास जाकर कह देता है कि वीआईपी लोग आ चुके हैं। इस आदमी ने अलग ही मास्क पहना हुआ था और यही इस गेम का होस्ट होता है। उसके बाद फ्रंटमैन उन वीआईपी लोगों को एक शानदार रूम में लेके जाता है। दरअसल ये वीआईपी लोग उन प्लेयर पर पैसे लगाने के लिए आए थे। वही जुनून एक गार्ड को बेहोश करता है और उसके कपड़े और मास्क पहन लेता है। वही सभी प्लेयर को गेम हॉल में आने के लिए कहा जाता है। जुनून सभी वीआईपी लोगों को ड्रिंक देता है। वही सभी प्लेयर गेम हॉल में आ जाते हैं। तब उनके सामने 16 स्टैचू रखे हुए थे। तब उन्हें कहा जाता है कि सभी प्लेयर को नंबर 1 से लेकर 16 तक कोई भी स्टैचू चुनना है। वीआईपी लोग उन सभी प्लेयर पर बेटिंग करते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से नंबर को चुनेगा। सारे प्लेयर नंबर को सिलेक्ट करते हैं। आखिरी में 2 ही प्लेयर बच चुके थे, जिसमें सोंगयुन शामिल होता है और स्टैचू नंबर 1 और आखिरी 16 ही बचा हुआ था। सोंगयुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा नंबर चुने। तभी अनाउंसमेंट होती है, जल्दी से नंबर को चुने, नंबर के हिसाब से प्लेयर की बारी आएगी। सोंगयुन नंबर 1 चुनने के लिए जाता है। तभी 96 नंबर का प्लेयर आता है। वीआईपी लोगों में से एक आदमी 96 पर अपने सारे पैसे लगा देता है कि 96 नंबर का प्लेयर नंबर 1 स्टैचू को चुनेगा। 96 नंबर का प्लेयर सोंगयुन को कहता है कि प्लीज मुझे नंबर 1 का स्टैचू चुनने दो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के पीछे कायरो की तरह बिता दी और आज भी मैं आखिरी में रहा। मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनने के लिए एक मौका चाहता हूँ ताकि मैं सबसे आगे बहादुर दिख सकूं। तभी सोंगयुन नंबर 1 का स्टैचू 96 को दे देता है और वो 16 नंबर का स्टैचू चुनता है। इस वजह से जिस वीआईपी ने 96 नंबर पर पैसे लगाए थे वो सब पैसे हार जाता है। अब गेम शुरू हो जाता है। इस गेम का नाम ग्लास स्टेपिंग स्टोन होता है, जहाँ पर ग्लास के ब्रिज बनाए थे। इसमें 2 तरह के ग्लास होते हैं, टेम्पर्ड ग्लास और नॉर्मल ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का बोझ एक साथ उठाने लायक मजबूत होता है और नॉर्मल ग्लास एक आदमी का बोझ भी नहीं उठा सकता। और प्लेयर को अंदाजा लगाना है कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है और कौन सा नॉर्मल, और उस पर पाव रखकर गेम जीतने के लिए इस तरफ से दूसरी तरफ से सेफली पहुंचना है। इस गेम की शुरुआत नंबर 1 से होगी। अब नंबर 1 काफी घबरा जाता है। उनके पास सिर्फ 16 मिनट का ही टाइम होता है। उन सभी प्लेयर को 16 मिनट में ये पुल पार करना होगा और उन्हें अपने जूते उतारकर इस पुल को पार करने के लिए कहा जाता है। अब गेम शुरू हो जाता है। वीआईपी लोग उन प्लेयर पर बेटिंग लगाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस नंबर के ग्लास पर हारने वाला है। सभी प्लेयर एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। नंबर 1 प्लेयर दूसरे ग्लास पर ही हार जाता है और वो ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे वो मारा जाता है। बाकी के प्लेयर भी आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कई सारे प्लेयर मारे जाते हैं। अब डॉक्सू ही आगे होता है, लेकिन वो आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए वो दूसरे प्लेयर को आगे जाने के लिए कहता है और उनके बीच झगड़ा होने लगता है। वही वीआईपी का आदमी जुनून को अपने पास बैठने के लिए कहता है और उसे गंदी नजर से देखने लगता है। वो जुनून को एक कमरे में लेके जाता है। वही डॉक्सू के पीछे जो प्लेयर होता है उसे 212 नंबर की प्लेयर नीचे ढकेल देती है। वो डॉक्सू को कहती है कि जल्दी से आगे बढ़, पर डॉक्सू कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। तब वो कहती है कि मुझे शर्म आती है, तुम जैसे आदमी से प्यार किया और उसने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो डॉक्सू को पकड़कर नीचे कूद जाती है, जिससे वो दोनों भी मारे जाते हैं और उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। अब 4 ही प्लेयर बचे थे। तब एक आदमी कहता है कि मैंने 30 साल ग्लास फैक्ट्री में काम किया है। अगर हम टेम्पर्ड ग्लास को लाइट में देखें तो उसमें हल्के दाग दिखाई देते हैं,
और वो उस ग्लास को देख के आगे बढ़ता है। तीनों प्लेयर भी उसको फॉलो करते हैं। तभी फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि वो प्लेयर ग्लास के डिफरेंस को समझ चुका है, इसलिए वो लाइट को बंद कर देता है और वो प्लेयर अब ग्लास के डिफरेंस को समझ नहीं पाता। वही जुनून वीआईपी के आदमी को मार कर वहाँ से भाग जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि वीआईपी गेस्ट को मार दिया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फ्रंटमैन फौरन उसे देखने के लिए जाता है, तो वो जुनून को भागते हुए देख लेता है। वही दूसरी तरफ सांगू अपने आगे के प्लेयर को दूसरे ग्लास पर फेंक देता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। अब ये तीनों सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तभी सारे ग्लास को ब्लास्ट करवा दिया जाता है, जिससे तीनों को कांच के टुकड़े लग जाते हैं। वही सारे सोल्जर जुनून को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जुनून समुद्र के खुफिया रास्ते से भाग गया है। वो फ्रंटमैन को बता देते हैं। तभी फ्रंटमैन अपने सोल्जर के साथ बोट में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि तीनों प्लेयर जो फाइनलिस्ट होते हैं वो अपने कमरे में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके लिए वहाँ पर 3 ही बेड होते हैं, पर उनके शरीर से खून निकल रहा था। वही जुनून एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। तब वो अपना फोन निकालता है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो ऊंची जगह पर पहाड़ियों पर चला जाता है। वही सोंग्यून अपने दोस्त पर यानी सांगू पर चिल्लाता है कि तुम्हारे सामने वाला आदमी बच जाता, पर तुमने उसे मार डाला, और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। सांगू उसे कहता है कि तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैंने उसे मार दिया, इसलिए हम ये गेम जीत चुके हैं और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने लास्ट नंबर चुना, नहीं तो तुम भी मारे जाते। तब सोंग्यून कहता है कि वो आखिरी ग्लास थी, शायद वो बच भी सकता था, लेकिन सांगू उसकी औकात दिखा देता है। तब वो कहता है कि मैं ढीला हूँ, नाकारा हूँ और मैं नासमझ मंदबुद्धि हूँ जो अपनी बूढ़ी माँ के सहारे जीता हूँ, पर तुम तो हमारे गांव की शान, कॉलेज का जीनियस, तो मेरे साथ ढीले और नकारे के साथ इस जगह पर क्यों आया? तू ऐसी जगह पर क्या कर रहा है? क्या ये भी मेरा कसूर है? तभी सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और उन तीनों को 5 गेम जीतने के लिए बधाई देते हैं और उन्हें एक स्पेशल तोहफा भी देते हैं, और तोहफा देने से पहले उनको गिफ्ट में कपड़े देते हैं। तभी सीबीओ कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब होती है। उसके पेट में कांच का टुकड़ा घुस चुका था और उसके शरीर से काफी खून बहने लगता है। वही दूसरी तरफ फ्रंटमैन आइलैंड पर पहुंच जाता है। तभी जुनून उन्हें देख लेता है। तब वो पुलिस स्टेशन पर कॉल करके बता देता है कि मेरे फोन को ट्रेस करके यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। उसके बाद वो सारे फोटोज और वीडियोज उन्हें भेज देता है। वही तीनों फाइनलिस्ट के लिए एक शानदार डिनर दिया जाता है। वो काफी दिनों के बाद पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन सीबीओ काफी जख्मी हालत में होती है, इसलिए वो खाना खा नहीं पाती। वही जुनून को फ्रंटमैन पकड़ लेता है। तभी जुनून उन्हें गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि मैंने सारे सबूत पुलिस को भेज दिए हैं और वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इसलिए तुमने जो सबूत भेजे हैं वो उन तक पहुँचेगी भी नहीं। और फ्रंटमैन ये भी जानता है कि जुनून के गन में एक ही बुलेट है। वही तीनों प्लेयर का डिनर हो जाता है। तब सोल्जर उनके सामने एक एक नाइफ रखते हैं। वही फ्रंटमैन के ऊपर जुनून गोली चलाता है, पर फ्रंटमैन उसे कहता है कि अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है, तुम मेरे साथ चलो। तब जुनून उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा दिखाओ। तब फ्रंटमैन अपना चेहरा दिखाता है। तब वो जुनून का भाई निकलता है। जुनून को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इन सब में शामिल है, लेकिन उसका भाई जुनून पर गोली चलाकर उसे मार देता है। वहीं पर सोंग्यून उस लड़की के पास जाता है, पर उस लड़की को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आया है। पर सोंग्यून कहता है कि तुम सो रही थी, मैं कब का तुम्हें मार देता। अब हम एक टीम मिलकर खेलेंगे और सांगू को हराकर हम आधा आधा पैसे बांट देंगे। सीबीओ उसे कहती है कि तुम जीत गए तो इस पैसे का क्या करोगे? तो वो कहता है कि पहले मैं कर्जा चुका दूंगा, उसके बाद मैं मेरे माँ का इलाज करूंगा और मेरे बेटे को वापस लाऊंगा। तब सोंग्यून उसे पूछता है कि तुम क्या करोगी? तब वो कहती है कि मेरा भाई अनाथ आश्रम में है और मेरा वो इंतजार कर रहा है। मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वहाँ से निकल कर लेके जाऊंगी और उसके बाद हम सब साथ रहेंगे। वो सोंग्यून से वादा लेती है कि हम दोनों में से जो भी जीत कर जाएगा वो एक दूसरे के फैमिली का ख्याल रखेगा। लेकिन सोंग्यून कहता है कि हम दोनों साथ में बाहर निकलेंगे। जब सांगू सो जाता है तब सोंग्यून उसे मारने के लिए जाता है, पर सीबीओ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो। ये सुनकर सोंग्यून अपना चाकू जेब में रख देता है, पर तभी सीबीओ की हालत खराब हो जाती है। तभी सोंग्यून उसे देखने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि उसके पेट में से खून निकल रहा है। वो सोल्जर से उस रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी लाइट्स ऑन होती है। तभी सारे सोल्जर सीबीओ को लेने के लिए आ जाते हैं। जब सोंग्यून देखता है कि उसके दोस्त ने यानी सांगू ने सीबीओ को जान से मार दिया है, तब सोंग्यून को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन सोल्जर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और सोंग्यून के सामने से सीबीओ को लेके जाते हैं। इससे सोंग्यून को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। उसकी जान की कीमत पिगी बैंक में डाल दी जाती है।
वही फ्रंटमैन अपने रूम में आकर अपने शरीर से गोली को निकाल देता है। तभी उसे आईने में अपना भाई जुनून दिखाई देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि सॉन्ग ग्यून और सांगू ही बचे थे और उन्हें फाइनल गेम में लाया जाता है। लेकिन गेम खेलने से पहले टॉस किया जाएगा कि कौन ऑफेंस खेलेगा और कौन डिफेंस। उन्हें ट्रायंगल और स्क्वायर में से कोई भी एक चुनने के लिए कहा जाता है। तभी सॉन्ग ग्यून ट्रायंगल चुनता है। वो सांगू को गुस्से से ही देखता जा रहा था। तभी सोल्जर सिक्का उछलता है, तब ट्रायंगल आता है और सॉन्ग ग्यून चुनता है कि वो ऑफेंस खेलेगा। उन्हें गेम के मैदान में लाया जाता है और उन्हें इस गेम के नियम बता देते हैं कि हमलावर को स्क्विड के नक्शे में जाना होगा, वो भी डिफेंस से बचकर, और जीतने के लिए स्क्विड के सर को छूना होगा। दूसरा नियम था डिफेंडर को जीतने के लिए हमलावर को स्क्विड के नक्शे से बाहर ढकेलना होगा। तीसरा नियम था अगर गेम के दौरान किसी वजह से कोई भी प्लेयर खेल जारी रखने की हालत में ना हो तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा, मतलब किसी प्लेयर की मौत हो जाएगी। अभी आखिरी गेम शुरू हो जाता है। वीआईपी लोग ऊपर से इस गेम को देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं और फ्रंटमैन उनको इस गेम के बारे में बता रहा होता है। वही गेम शुरू होता है। तब सॉन्ग ग्यून अपने हाथ में मिट्टी लेता है। वो सांगू को कहता है कि तुम्हें याद है हम बचपन में ये गेम साथ में खेला करते थे और वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। सॉन्ग ग्यून उसकी आंखों में मिट्टी फेंक देता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। सांगू उसे कहता है कि वैसे भी सीबेओक मरने वाली थी, मैंने बस उसकी मौत को आसान कर दिया। तभी सॉन्ग ग्यून कहता है कि वो जिंदा थी, उसे बचाया जा सकता था। सांगू उसे बोलता है इसलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि मैं ये बात जानता था कि तुम उसे बचाने के लिए ये आखिरी गेम खेलने से मना कर देता और अगर तुम दोनों नहीं खेलते तो सब कुछ खत्म हो जाता और मुझे खाली हाथ इस जगह से वापस जाना पड़ता। तब सॉन्ग ग्यून उसे कहता है कि उस टाइम सीबेओक ने मुझे नहीं रोका होता तो आज तू इस वक्त मेरे सामने खड़ा न होता। एक एक कर वो चाकू से उस पर हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई शुरू रहती है। सांगू चाकू से उसे मारने वाला था लेकिन सॉन्ग ग्यून उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है जिससे वो चाकू सॉन्ग ग्यून के हाथ में घुस जाता है। वो सांगू को ढकेल देता है। सॉन्ग ग्यून उसके मुंह पर लगातार वार करता जाता है और उसी चाकू से उस पर हमला करता है लेकिन वो उसे नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है। वो स्क्विड गेम के सिर को छूने वाला था लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता था कि वो जीत जाएगा तो सोल्जर सॉन्ग ग्यून को मारकर एलिमिनेट करेंगे। तभी सॉन्ग ग्यून कहता है कि मैं इस गेम को और नहीं खेलना चाहता और तीसरा रूल होता है कि अगर कोई भी इस गेम को नहीं खेलना चाहता तो ये गेम बंद हो सकती है। वीआईपी उन पर गुस्सा होते हैं कि ये आदमी जीतने वाला था और ये इतना पैसा टुकरा कर वापस जाना चाहते हैं। वही सॉन्ग ग्यून अपने दोस्त को घर वापस चलने के लिए कहता है लेकिन सांगू अपने दोस्त से माफी मांगकर अपने गले में चाकू घुसा देता है। मरते वक्त वो उसे कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना और सोल्जर उसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये गेम सॉन्ग ग्यून जीत चुका था और वही इस गेम का विनर होता है। गेम खत्म होने के बाद फ्रंटमैन सॉन्ग ग्यून को बेहोश करके उसे वापस उसके शहर में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी आकर उसके हाथों को खोल देता है। तब सॉन्ग ग्यून को एक क्रेडिट कार्ड उसके पास पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वो एटीएम में चला जाता है। तब उस क्रेडिट कार्ड का पिन भी 0456 होता है यानी कि उसका खुद का नंबर। वो कुछ पैसे निकालता है। तब वो देखता है कि अकाउंट में पूरी इनाम की रकम यानी कि 45 बिलियन 6 करोड़ जमा होती है। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में सांगू की माँ उसे देख लेती है। वो उसके मुंह पर चोट के निशान देख लेती है और कहती है कि तुमने फिर से शराब पीकर लड़ाई की है क्या। लेकिन सॉन्ग ग्यून उसे कुछ भी बात नहीं करता। वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। सांगू की माँ उसे कुछ मच्छी देती है और कहती है कि इसे तुम अपनी माँ के साथ खा लेना, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया और 2 दिन से काम पर भी नहीं आई। सॉन्ग ग्यून उसे मच्छी के पैसे देता है लेकिन वो पैसे लेने से इनकार करती है। सॉन्ग ग्यून उसे कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें सांगू ने फोन किया था या फिर उससे तुम्हारी कोई बात हुई थी। लेकिन सॉन्ग ग्यून उसे कुछ नहीं बताता और वो अपने घर चला जाता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर सो रही है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं रही थी। तब वो समझ जाता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। वो रोते हुए अपनी माँ को गले लगाकर उनके पास ही सो जाता है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। सॉन्ग ग्यून काफी बदल चुका था। उसकी हालत भी काफी खराब होती है। वो ट्रेन में से बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। बैंक मैनेजर उसे कहता है कि आपने हमारे बैंक में 1 साल पहले बहुत सारे पैसे जमा किए थे लेकिन आपका पैसा अभी तक रेगुलर सेविंग अकाउंट में है और उस पर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन हमने एक सर्विस शुरू की है। ये सर्विस आप जैसे वीआईपी लोगों के लिए है। इस पर बात करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। लेकिन सॉन्ग ग्यून उस पैसों के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बैंक मैनेजर से 10,000 वॉन उधार मांगता है। ये सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद ये आदमी मुझसे पैसे उधार मांग रहा है। मैनेजर उसे पैसे उधार देता है और सॉन्ग ग्यून वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद वो समंदर के किनारे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक औरत आकर उसे फूल खरीदने के लिए कहती है। सॉन्ग यून उसे कुछ पैसे दे देता है और वो औरत उसके पास गुलाब का फूल रखकर चली जाती है। तब सॉन्ग यून उस पर एक कार्ड देखता है। ये उसी गेम के बिजनेस कार्ड जैसा होता है। उस पर लिखा हुआ था कि 24 दिसंबर 11:30 बजे स्काई बिल्डिंग 77 फ्लोर। इस कार्ड को देखकर सॉन्ग यून हैरान हो जाता है और वो फौरन उस एड्रेस पर चला जाता है। वहाँ पर जाके वो देखता है कि वही बूढ़ा आदमी यानी कि प्लेयर नंबर 1 जो अभी भी जिंदा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। सॉन्ग यून उसे पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन, यानी कि आप ही इस सबके पीछे है और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। दरअसल वो बूढ़ा आदमी ये जानना चाहता था कि सॉन्ग यून उस पैसों का हाथ क्यों नहीं लगा रहा और अभी भी वो नर्क की जिंदगी जी रहा है। ये जानने के लिए उसने सॉन्ग यून को बुलाया था। तभी वो कहता है कि नीचे उस आदमी को देखो, शायद वो नशे में है और काफी देर से वहीं पर बैठा हुआ है। अगर वो यहीं पर बैठा रहा तो ठंड से मर जाएगा। आगे वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे। अगर वो आदमी आधी रात तक वहीं पर बैठा रहा तो मैं जीता और अगर उससे पहले किसी ने उसकी मदद की तो तुम जीते। लेकिन सॉन्ग यून उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ गेम खेलोगे तो मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग यून गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और वो दाव पर अपना सब कुछ लगाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बहुत अमीर था और मैं पैसे बेस पर देने का काम करता था, लेकिन अपने पास कितना भी पैसा हो, खाओ पियो कहीं पर भी उड़ाओ, आखिर में वो इंसान बोरिंग हो जाता है और जिंदगी में किसी तरह की खुशी नहीं रह जाती। इसलिए हम सब अमीर इकट्ठा हुए और हमने प्लान किया कि मजा लेने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं और ये गेम खेलने के लिए हमने किसी को फोर्स नहीं किया था। तुम प्लेयर अपने मर्जी से आए थे। सॉन्ग यून उसे पूछता है कि फिर तुमने इस गेम में हिस्सा क्यों लिया। तब वो कहता है कि मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा किया करता था, टाइम का पता भी नहीं चला और मरने से पहले मैं चाहता था कि वो जिंदगी फिर से जिए। इसलिए वो गेम देखने की बजाय उसने प्लेयर बनकर इस गेम को खेलने के बारे में सोचा और उसने इस गेम में हिस्सा लिया और एक गेम खेलकर उसे बहुत मजा आया। तब सॉन्ग यून कहता है कि मार्बल के गेम में मेरी मदद करके तुमने मुझे क्यों बचाया। तब वो आदमी कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तुम्हारे साथ खेलने में आया और तुम ही एक थे जो उस जगह पर मेरे दोस्त बन चुके थे। तभी उस बेघर आदमी को लेने के लिए पुलिस वाली आ जाती है और उसे उठाकर ले जाते हैं और एक गेम सॉन्ग यून जीत जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी तो मर चुका है। सॉन्ग यून वहाँ से चला जाता है। तभी उस बूढ़े आदमी के पास इनून जो कि फ्रंटमैन होता है वो वहाँ पर आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने ही फ्रंटमैन को कहा था कि मेरी जगह तुम मेहमानों का स्वागत करोगे। गेम देखने में वो मजा नहीं जो गेम खेलने में आता है और मैं इस गेम में हिस्सा लूंगा। वही कई दिन गुजर जाने के बाद सॉन्ग यून नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है और वो अपनी हेयर स्टाइल और कलर करके सी बेओक के भाई के पास जाता है और उसे अनाथ आश्रम से निकालकर सांगू के माँ के पास छोड़ देता है और सिबेओक और सांगू के हिस्से का पैसा उसकी माँ को दे देता है ताकि वो अपना और उस बच्चे का ख्याल रख सके। उसके बाद सॉन्ग यून अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएस जाने लगता है। तभी उसे स्टेशन पर वही सेल्समैन दिखाई देता है जो अगले गेम के लिए प्लेयर चुन रहा होता है और उनके साथ वही दागजी गेम खेल रहा होता है। सॉन्ग यून को लगा वो बूढ़ा आदमी मर चुका है इसलिए गेम भी बंद हो चुकी होगी, लेकिन सेल्समैन को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये गेम अभी भी बंद नहीं हुआ। तब सॉन्ग यून उस सेल्समैन के पास भागते हुए जाता है, लेकिन वो सेल्समैन सॉन्ग यून को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। सॉन्ग यून उस आदमी से वो इनविटेशन कार्ड छीन लेता है और उसे गेम खेलने से मना कर देता है। उसके बाद सॉन्ग यून उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि हम कोई रेस के घोड़े नहीं है, हम इंसान है और इसी वक्त तुम इस गेम को खत्म कर दो। लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अभी प्लेन में चढ़ जाओ। लेकिन सॉन्ग यून फैसला करता है कि वो उनका पता लगवा कर वो इस गेम को रोकेगा और वो अपनी बेटी के पास जाना कैंसिल कर देता है। अब इसके आगे की कहानी सीजन 2 में दिखाई जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।